अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है आप लोगों के? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छी बात है ये तो। क्या आपको याद है कि हम क्या पढ़ रहे थे? और क्या ये आपको याद है कि आज कोई टेस्ट होगा? इसके लिए कहते हैं टेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। जिसके मुताबिक हम पढ़ रहे थे सम मेजर इकोसिस्टम, ये बड़े बड़े इकोसिस्टम। और ये जो इकोसिस्टम हैं इनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया था, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक दो हैं, एक पॉन्ड इकोसिस्टम और दूसरा मरीन। टेरेस्ट्रियल जो है वो 5 हैं, ये 5 इकोसिस्टम्स। 5 इकोसिस्टम्स जो हैं उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा टुंड्रा कि टुंड्रा क्या होता है। टुंड्रा ट्रीलेस हाई एल्टीट्यूड होती हैं, ऐसी ऊंची जगहें जहाँ पर क्या नहीं होता, दरख्त नहीं होते। और ग्रासलैंड उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे ग्रासेस ज़्यादा होती हैं। सवाना जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को कहते हैं। और डेजर्ट दरअसल एरिड जोन होते हैं या सैंडी एरियाज होते हैं। फॉरेस्ट 3 किस्म के होते हैं, अगर वो ट्रॉपिकल रीजन में हो तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं, और अगर टेम्परेट रीजन में हो तो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट कहलाते हैं। और तीसरे टाइप के जो होते हैं वो कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं। कॉनिफरस फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पे कोन्स लगती हैं, और टेम्परेट उसे कहते हैं जहाँ का टेम्परेचर बेहतर होता है। और डिसीडियस का मतलब है वहाँ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पत्ते झड़ जाते हैं। एक मौसम है जिसको कि हम फिजा का मौसम कहते हैं या ऑटम कहते हैं। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिशें वहीं होती हैं। तो इतनी स्टोरी जो है वो हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो रिफ्रेश करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, या दोबारा से पढ़ने के लिए। तो इस चैप्टर में असल में सिर्फ और सिर्फ नाम है, और वेव्स वाले कहते हैं नाम ही काफ़ी है। तो इसके अंदर देखें सबसे पहले जो है बताया गया नोट्स में वो है पॉन्ड इकोसिस्टम। अगर हम इसे बुक से ना भी पढ़ें तब भी नाम तो इसमें वही रहेंगे। तो इसमें दरअसल कहते हैं कि हमने इसे ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट में डिवाइड किया है। और जो ए बायोटिक हैं उसमें 3 टाइप हैं। एक को कहते हैं टोपोग्राफिक, एक को कहते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर, एडेफिक फैक्टर। टोपोग्राफिक का मतलब होता है जिसमें सॉइल का टेक्सचर देखा जाता है, एडेफिक जिसमें सॉइल की कंपोजिशन देखी जाती है, और तीसरे जो होते हैं वो क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं। जो क्लाइमेटिक फैक्टर है उसमें लाइट है, इसमें वाटर है, एटमॉस्फेयर है, और ग्रेविटी है। ग्रेविटी का मतलब होता है कशिश। अब यहाँ पे लाइट का इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, ये भी आपने सुना होगा। वाटर जो होता है वो मीडियम के तौर पर एक्ट करता है, जैसे इंग्लिश और उर्दू मीडियम होता है इस तरह वाटर भी एक मीडियम है। यानी बेसिक वो पार्ट है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यानी पॉन्ड में। तो इसके अंदर बायोटिक फैक्टर हैं, उनको हमने 3 में डिवाइड किया है। इसमें दरअसल कहते हैं कि वाटर में कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो वो होते हैं जो मेजर अमाउंट में होते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। और जो माइक्रो होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, जैसे आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है। अब देखिए इन नामों में कोई समझाने की बात तो है नहीं। इसके बाद आ जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि वो जो हम एयर की बात करते हैं, वो जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि एयर में 79% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और इसका प्रेशर 760 mm ऑफ Hg होता है।
ये Hg क्या होता है? सर Hg मरकरी को कहते हैं। जी, मरकरी को कहते हैं। और ग्रेविटी जो होती है वो दरअसल एक कौन सा फैक्टर है? ये भी एक ए बायोटिक फैक्टर है जो बायोटा यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट करते हैं। तो अगर हम इसमें देखें कि हम कौन कौन से जो हैं वो बायोटिक कंपोनेंट इसमें मौजूद होते हैं, इसमें सारे के सारे नाम आएंगे जो बच्चों को याद करने पड़ेंगे। इसमें जो बायोटिक कंपोनेंट हैं यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किए। एक को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, दूसरे को हम कहते हैं कंज्यूमर, तीसरे को हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। तो दरअसल हमने फर्दर ग्रुप बनाए हैं प्रोड्यूसर्स के। और प्रोड्यूसर्स जो हैं वो माइक्रो प्रोड्यूसर भी हैं। माइक्रो प्रोड्यूसर वो होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनके अंदर जिसके अंदर शामिल हैं कौन? तो दरअसल कहते हैं इसके अंदर हैं फाइटोप्लैंक्टन शामिल हैं। मैक्रो हैं वो बड़े हैं। तो मैक्रो जो है उसे हमने फर्दर डिवाइड किया है। इसमें मैक्रो प्रोड्यूसर्स को हमने जो बड़े प्लांट्स हैं उनको हमने फर्दर डिवाइड किया है। कुछ होते हैं पार्शली सबमर्ज और कुछ होते हैं टोटली सबमर्ज। पार्शली का मतलब होता है कुछ थोड़े बहुत अंदर डूबे हुए होते हैं और कुछ मुकम्मल तौर पर डूबे होते हैं। पार्शली वो जिनमें शर्म कम होती है और जिनमें शर्म ज़्यादा होती है वो शर्म से वैसे ही डूब जाते हैं। तो यहाँ पे उनके नाम लिखे हुए हैं और ये नाम जो हैं अगर आपने देखा हो तो ये वही नाम हैं जो बुक में भी लिखे हुए थे। राइट या नहीं? याद तो यस शायद सर। आपको नहीं होगा लेकिन शायद आपको ये सारे पता हों। अगर आप चाहें तो मैं इसको इसलिए लग रहा है मुझे कि आपने बुक ली तो इससे ऐसा फील हुआ कि शायद आपको ये नज़र नहीं आ रहे या आ रहे यस हैं। सर। हैं तो सर कुछ। यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि ये सारे के सारे फिर प्लांट्स के नाम ही हैं, नाम। जैसे मैंने अभी आपको वेव्स के मुतालिक कहा था, वो तो कहते ही यही हैं कि नाम ही काफ़ी है। तो ये नाम जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखें मैंने तस्वीरें भी दिखाई थी इसकी। नेबुलम जिसका मतलब होता है पिंक लोटस्ट, रेनकुलस जिसको वाटर क्रॉफीट कहते हैं। इसके पत्ते जो होते हैं ऐसे होते हैं जैसे क्रो यानी कौवे के पाँव होते हैं। आपको पता है परिंदों के पाँव हमेशा 3 आगे और 1 पीछे होता है। 3 आगे और 1 पीछे। इस तरह से उनके ऐसे 3 पत्ते ऐसे एडजस्ट होते हैं। इस वज़ह से हम उनको कहते हैं रेनकुलस बायोलॉजिकल नेम है और ये जो है ये कॉमन नेम है। और ये प्रेज़ेंट होते हैं सेकंड ज़ोन में। इस तरीके से टोटली सबमर्ज्ड जो होते हैं, जो बिल्कुल डूबे हुए होते हैं उसमें हाइड्रोला है, पोटामेंटन है, पोटामेंटन को पॉन्डवीड भी कहते हैं और वेलेस्टेरिया जिसको टेप ग्रास भी कहते हैं, इसलिए कि इसके पत्ते जो हैं वो इंचेस टेप की तरह होते हैं। प्रेपा को हम वाटर चेस्टनट कहते हैं, शायद उर्दू में भी कुछ कहते हो। किसको सर? वाटर चेस्टनट को ये लिखा हुआ वाटर हाँ चेस्टनट, सर वो था सिंघाड़ा। सिंघाड़ा, यस। फिर कंज्यूमर्स के नाम आ जाते हैं। कंज्यूमर को भी हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो दरअसल ये सारे के सारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जब तक फूड तो खरीद तैयार नहीं करते, ये आमतौर पे हीट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये डेफिनेशन तो बहुत पुरानी है जो हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं। ये जो कंज्यूमर हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं। तो हमने डिफाइन करना होता है और एग्जाम्पल देनी होती है बस, और कोई ज़्यादा तफसीलात में जाना नहीं होता। इससे भी हमने फर्दर डिवाइड किए माइक्रो कंज्यूमर्स और मैक्रो कंज्यूमर। माइक्रो वो होते हैं जो छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे जू प्लैंक्टन्स हैं। और जो बड़े होते हैं उसमें जैसे टेडपोल है। टेडपोल किसे कहते हैं? सर वो टेडपोल सर वो होता है जो फ्रॉग के एग से जब हैच आउट होता है तो वो जी, टेडपोल होता फ्रॉग है। के लार्वे को कहते हैं। इसमें ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई के लार्वे को निम्फ कहते हैं। निम्फ वो होते हैं, शायद आपने फर्स्ट ईयर में कभी पढ़ा हो कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में, कि वो जो एडल्ट से रिसेंबल करते हैं, जो लार्वा से डिफरेंट होते हैं, जो एग के बाद बनते हैं, वो निम्फ कहते हैं। यस इस तरीके से यस। मॉस्किटो जो हैं उसके लार्वे भी पानी में रहते हैं
और आमतौर पे ये पॉन्ड की वीज खाते हैं। ये वीज क्या होते हैं? वीज होते हैं सेल्फ ग्रोइंग अनवांटेड प्लांट्स को। सेल्फ ग्रोइंग का मतलब जो खुद ही ग्रो हो जाते हैं, अनवांटेड का मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे प्लांट्स को हम वीज कहते हैं। तो ये जिसको उर्दू में हम एक मुहावरा जंगली। इस्तेमाल करते हैं, घास फूस कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्राइमरी पर फीड करते हैं, और ये भी दो किस्म के होते हैं, छोटे और बड़े। छोटे होते हैं तो माइक्रो सेकेंडरी, और बड़े साइज के होते हैं तो मैक्रो। जो माइक्रो है उसमें कार्निवोरस एनिमल हैं, जो मैक्रो यानी बड़े साइज के हैं उसमें स्मॉल फिश आती हैं, फ्रॉग आते हैं। डिस्टिकल, डिस्टिकस वही है जिसको डाइविंग बीटल कहते हैं। इसकी तस्वीर भी बनी हुई है, किसमें? बुक में, नोट्स में भी बनी हुई है। क्या अगर हम चेक करें कि वाकई डाइविंग बीटल डिस्टिकस की तस्वीर बनी हुई है बुक में या नहीं? ये है वो तस्वीर जो मैंने बनाई है, और इसके अंदर बीटल जो है वो बनी हुई है, और जो बुक की तस्वीर थी वो भी शायद मैंने आपको दिखाई थी। बुक में क्या बना हुआ है? सर बुक में तो नहीं बना हुआ शायद। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हाँ। ये है डाइविंग बीटल। नीचे लिखा हुआ भी है डाइव करने वाली अच्छा बीटल, सर ये डाइविंग वाले बीटल। पेज। इसका बायोलॉजिकल नेम जो है वो दरअसल जूलॉजिकल नेम इसका डिस्टिकस है। कौन सा कस? डिस्टिकस। डेस्टिकस। ठीक है या नहीं? अगर हम वापस चले जाएं किस चीज़ के ऊपर, नोट्स के ऊपर, तो नोट्स में सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो सारा कुछ है ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि हमें एक जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और बुक में भी हैं ये सारी, लेकिन हर चीज़ को डिफ़ाइन नहीं किया गया। डिफ़ाइन इसलिए नहीं किया गया कि इससे पहले वाले चैप्टर में ये सब कुछ उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया था। उन्होंने कहा बार-बार हम नहीं बताते, खुद सीखो कुछ। इसके बाद हैं कंज्यूमर्स के बाद डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र होते हैं जो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं। सही है या नहीं? और इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी जो 5 टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हैं, उनकी हमें डेफ़िनेशन चाहिए होती है। और यहाँ पे देखिए नोट्स में भी वही बात लिखी है जो बुक में लिखी हुई थी, कि वैसे तो 35 से 40% होना चाहिए किस चीज़ को? फ़ॉरेस्ट को, लेकिन फॉरेस्ट को। पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ़ 6% फ़ॉरेस्ट है। और उसमें भी जो है वो एक मस्नूई जंगल है, जो था नहीं, बनाया गया है। ऐसे किसी जंगल का आपको नाम पता है कि जो बनाया गया हो, आर्टिफ़िशियल जंगल? छांगा मांगा। टांगा मांगा कहाँ पर है ये? इस्लामाबाद में या सर रावलपिंडी में? छांगा मांगा फॉरेस्ट सर शायद इस्लामाबाद में लाहौर में है। है। लाहौर में। जी, लाहौर का पता जो नहीं। बॉर्डर है वहाँ पर है। तो टाइप्स जो होते हैं इसमें कॉनिफरस फॉरेस्ट भी होते हैं। कॉनिफरस वो होते हैं जो कोन बेयरिंग प्लांट्स हैं। इनमें जो सबसे पहला है, इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में दिया हुआ है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, पहले तो वो इलाके बताए गए हैं कि सेंट्रल एशिया के कुछ इलाके हैं, नॉर्थ अमेरिका इसमें आता है, ऑस्ट्रेलिया इसमें आता है, अफ्रीका इसमें आता है, और ब्राज़ील आता है। यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। और यहाँ पे थिक जंगल हैं ये। इनपेनिट्रेटेबल का मतलब होता है जिसमें पेनिट्रेट या अंदर दाखिल होना मुश्किल होता है। इतने दरख्त हैं कि अंदर इंसान जा नहीं सकता, मुश्किल से जाता है। ये बीच में दरख्त 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 तोड़ के जाएँ, रास्ता बनाएँ फिर जाएँ। इसलिए कहते हैं वो पेनिट्रेट नहीं करते। और इसी वजह से अमेरिका जो है वो एक जंग हार गया था, इसलिए कि उनका ताल्लुक हो गया था ऐसे लोगों से जिनको वो नहीं जानते थे कि भाई इनके रास्ते क्या हैं, आगे क्या होगा, जाएँ कहाँ, किस तरह से। अब देखिए इसमें बायोटेक और ए बायोटेक की हमने बताने हैं। तो यहाँ पे ए बायोटेक के बारे में यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसमें सॉइल है, चूँकि ये ज़मीन के ऊपर हैं। आमतौर पे यहाँ पे रेन जो है वो 200 सेंटीमीटर होती है सालाना, और टेम्परेचर के लिहाज से आमतौर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर रहता है। ह्यूमिडिटी जो है वो दरअसल ज़्यादातर हाई रहती है, और सॉइल की कंडीशन ये है कि यहाँ पे ह्यूमिड सॉइल है। ह्यूमिड का मतलब होता है वो जो गीली होती है, इसलिए कि हर वक्त बारिशें तो होती रहती हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहती है इसलिए कि यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। प्रोड्यूसर्स के बारे में है, प्रोड्यूसर में इसमें प्लांट्स हैं।
हमने उनको 3 स्टोरी में डिवाइड किया है। पहले है अपर स्टोरी, लोअर स्टोरी और मिडल स्टोरी। तो दरअसल कहते हैं अपर स्टोरी वो 40 मीटर ऊंचे प्लांट्स हैं, और फिर दरअसल कहते हैं इसमें 20 मीटर हैं, और जो फॉरेस्ट का फ्लोर है वो 0 मीटर का है, यानी सबसे नीचे। यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे सबसे नीचे हैं, फिर उसके बाद 20 फुट ऊंचे प्लांट, 40 फुट ऊंचे प्लांट, इस तरह से। सही है या नहीं? यहाँ पे जो जर्नल फ्लोरा है, कोई बता सकता है फ्लोरा किसे कहते हैं? फ्लोरा प्लांट्स को। प्लांट्स को कहते हैं। इसमें आमतौर पे एपीफाइट्स होते हैं। एपी का मतलब अब, फाइट का मतलब है प्लांट्स। कुछ प्लांट के ऊपर दूसरे प्लांट्स भी उगते हैं, जैसे डलबर्जिया सेसो, किसका नाम है? शीशम, जिसकी लकड़ी बहुत मशहूर है, से फर्नीचर शीशम। बनाए जाते हैं और वो इसी इलाके में पाई जाती है। और मॉसेस जो हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं, आर्चिड होते हैं, ऑर्चिड या आर्चिड, फर्न्स होती हैं। और इस तरह से यहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं उसमें आर्बोरियल एनिमल हैं। आर्बोरियल की जो है वो डेफिनेशन पूछी जाती है बॉटनी में। आपको पता है एक एक मार्क की डेफिनेशन आती है, उसमें होता है आर्बोरियल किसे कहते हैं, तो बच्चे कहते हैं जो रियल ना हो उसको आर्बोरियल कहते हैं। हालांकि वो विच लिव ऑन ट्रीज, जो दरख्तों पे रहते हैं, ऐसे एनिमल को आर्बोरियल कहते हैं। अगर आप किसी एक एनिमल की एग्जाम्पल दे दें जो आर्बोरियल होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि कैमेलियन, उसकी दुम जो होती है वो लटकने के लिए होती है, इसलिए कि वो दरख्तों पे रहते हैं। इस तरह से जैसे लंगूर हैं, आपने सुना होगा, एक बंदर जैसे होते हैं एनिमल, जिनको लंगूर कहते हैं। उनकी जो है वो 4 आर्म बड़े होते हैं और वो भी दरख्तों पे लटकते हैं। इसके बाद जर्नल इसमें फोना है। फोना किसे कहते हैं? फोना, इसके पास फोन ना हो उसे कहते हैं एनिमल्स को। फोना। जैसे फ्लोरा प्लांट्स को कहते हैं, ऐसे फोना जो है वो एनिमल्स को कहते हैं। अब इसके अंदर देखिए समझाने की तो कोई बात ही नहीं है, बस इसमें नाम 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 ही हैं। जैसे सिम्बियोटिक हैं, पैरासाइट्स हैं। यहाँ पे देखिए जो मैमल हैं उसमें मंकी है और लेमर्स हैं। ये लेमर्स क्या होते हैं? LEMURS। सर ये मेरे ख्याल है वही। जी सर ये वही लंगूर होंगे। जी, वो लंगूर ही होते हैं। ये कैसे वो आपको? लंगूर जिनकी आप बात करें वही होंगे। इसी तरीके से पीकॉक है, इसमें पीकॉक किसे कहते हैं? मोर को। मोर को। फीजेंट किसे कहते हैं? फीजेंट एक परिंदा होता है, उसको दराज कहते हैं। पता यानी नहीं आई डोंट सर। नो आपने सुना है या नहीं हो। इस तरीके से रेप्टाइल्स यहाँ पे रहते हैं, ग्लाइडिंग नहीं सर। लिजर्ड रहती हैं, कैमिलियन होते हैं जो रंग चेंज करते हैं, स्नेक्स होते हैं, एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस में ट्री फ्रॉग हैं। ट्री फ्रॉग इसलिए कि दरख्तों पे रहते हैं। और इंसेक्ट्स हैं जिसमें ग्रास हॉपर हैं, बटरफ्लाइज हैं, एंड्स हैं, टर्माइट्स हैं। टर्माइट्स जो होते हैं दीमक को कहते हैं। इसमें कुछ प्रेडेटर एनिमल हैं। प्रेडेटर उसे कहते हैं जो हंटर होते हैं, जो शिकार करते हैं। इसमें जैसे एक एग्जांपल दी गई है वो है आउल। कुछ एग्जांपल हैं क्राउन ईगल। क्राउन का मतलब होता है इसके सर के पर ऐसे परों का ताज होता है, इसलिए इसको क्राउन ईगल कहते हैं। कैमेलियन है यानी गिरगिट है, और स्नेक्स हैं यानी सांप है। डिकम्पोजर्स में जो हैं किसी के नाम नहीं लिखे हुए, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और फंजा लिख कर उन्होंने जान छुड़ा दी है। अगर होते तो याद करने पड़ते। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट क्या हैं? पहले ये भी पता होना चाहिए, व्हाट आर टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये ऐसे जंगलात हैं जहाँ पे डिसीडियस प्लांट्स होते हैं। डिसीडियस प्लांट्स को कहते हैं ब्रॉड लीफ प्लांट्स भी, और इसको हम टेम्परेट रीजन चुके हैं, इनकी वजह से टेम्परेट कहते हैं। यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि फिर इसकी लिमिट दी गई है कि कहाँ कहाँ है। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका में, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर के पर बहुत सारे इलाके हैं। इसके अलावा कुछ नॉर्थ अमेरिका के हिस्से हैं, साउथ अमेरिका के हिस्से हैं, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया है जिसमें हिमालय शामिल है। हिमालय वही जिसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, K2, और ये जो इसकी सीरीज़ हैं K2 और माउंट एवरेस्ट उसी में आते हैं। जापान है और सेंट्रल यूरोप है। इस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान के लिहाज से आज़ाद कश्मीर का इलाका है, वहाँ पे शौरगन वैली है, नीलम वैली है, नीलम पॉइंट्स हैं, के नाम शायद आपने कभी सुने हों।
कहते हैं यहाँ पे टेम्परेट है, लेकिन यहाँ पे मॉडरेट यस रेनफॉल सर। होती है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, और वो होती है 100। ये आपको एमसीक्यू के लिए याद करना है, 100 सेंटीमीटर। सही है, सालाना बारिश। इसमें दरअसल कहते हैं कि यहाँ की बेहतर सॉइल होती है, ये रिच होते हैं, और यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, प्लांट्स वगैरह आराम से ग्रो कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में शोरगम का नाम सुना हो शायद आपने, ये नीलम पॉइंट है, आज़ाद कश्मीर है, ये इलाके भी इनमें शामिल हैं, इसमें टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में। तो आपको पता है एक मशहूर लकड़ी होती है जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, उसका नाम क्या है? ये वो लकड़ियां हैं जिनसे आमतौर पे हम फर्नीचर बनाते हैं, जैसे बीच है, जैसे ओक है, ओक के फर्नीचर, मेपल है। तो दरअसल कहते हैं कनाडा जो है एक वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसके ऊपर एक पत्ता बना हुआ है, फ्लैग के ऊपर यस पत्ता, सर। और वो मेपल का ही पत्ता है, मेपल लीफ उसका नाम है। मेपल। ठीक है या नहीं? ये डिसीडियस का मतलब होता है जो शेड ऑफ कर देते हैं। कुछ लोग जो है लोड शेडिंग करते हैं या शेड ऑफ करते हैं, लीव्स जिनके झड़ जाते हैं। कौन से ज़माने में? ऑटम में। और इस तरीके से यहाँ पे जो डोमिनेंट प्लांट्स हैं उसमें लिखा है पाइनस वेलिचियाना, टेक्सस बकेटा। ये भी दरअसल कहते हैं ये कोन बेरिंग, असल में कोन जो होती हैं मुख्तलिफ साइजेस की होती हैं, छोटी बड़ी, इस वजह से मुख्तलिफ प्लांट्स होते हैं जो इससे मुतालिक है। यहाँ पे लिखा है ग्राउंड में जो है कुछ प्लांट्स हैं जिसमें लाइट बहुत कम जाती है, और इस तरीके से यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स के नाम लिखे हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, और प्रेडेटर्स के नाम हैं जो शिकार करके खाते हैं, आउल है, फॉक्सेस हैं, बियर्स हैं। और जो कुछ बियर्स होते हैं शायद आपको बताओ कि वेदर कंडीशन ऐसी होती है कि वो हाइबरनेट भी करते हैं। जो नेक्स्ट है वो कॉनिफरस फॉरेस्ट है। कॉनिफरस फॉरेस्ट उस फॉरेस्ट को कहते हैं जहाँ पे कोन बेरिंग प्लांट्स या जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स उगते हैं। अब दरअसल हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी सेम काम, नाम याद करो नाम। तो यहाँ पे देखें इसकी एक्सटेंट दी गई है कि ये नॉर्थ हेमिस्फेयर से साउथ हेमिस्फेयर का तमाम इलाका इसमें शामिल है। और यहाँ पे जो अगर देखा जाए हैवी रेनफॉल होती है, लेकिन विंटर यानी सर्दियों में, और आमतौर पे यहाँ पे बारिशें नहीं होती, इसलिए ज़ीरो फाइटिक कंडीशंस होती है। ज़ीरो फाइट किसे कहते हैं? जिसमें पानी की बड़ी शॉर्टेज है। देखिए यहाँ पे जो है कुछ हर्बीवोरस एनिमल के नाम लिखे हुए हैं, ये सब के सब प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, जैसे मूस का नाम भी पहले आ चुका है, स्नो शूज हेयर, स्नो शूज हेयर, ये ऐसे रैबिट हैं जिनके कान स्नो शूज जैसे होते हैं, स्नो शूज जो स्नो में पहने जाते हैं। कैब्रियो, ये दरअसल एक बारहसिंगा की तरह का एक एनिमल है, डियर यानी हिरन। और यहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल, ऐसी जो उड़ती हुई हैं, वैसे उड़ती तो नहीं, वो सिर्फ जंप ही लगाती हैं, कि नाम उनका उड़ने में मशहूर हो गया। तरीके से क्रॉस बिल जो है वो दरअसल एक डक की तरह का बर्ड होता है। ब्लैक बियर्स होते हैं यहाँ पे, ब्लैक बियर्स का मतलब होता है ऐसे रीछ जिनके काले बाल होते हैं। जैसे भूरे बाल वाले भी होते हैं, ब्राउन, जिन्हें हम कहते हैं ब्राउन हेयर। अब देखिए यहाँ पे कॉनिफरस फॉरेस्ट जो है इसका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, कि वो कौन से हैं। तो यहाँ पे हमने वही उनके इलाके वगैरह जो हैं वो मालूम करने हैं कि कौन से हैं और कहाँ कौन से प्लांट्स हैं, लेकिन ये नाम वही हैं जो ऊपर आ चुके हैं। जैसे कहते हैं यहाँ पे ज़ीरो फाइटिक कंडीशन है, इस वजह से जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल नैरो होते हैं, नीडल की तरह। उनकी एग्जांपल है पाइनस एक्सेल्सा, पाइनस जियार्डियाना, सिट्रस देवदार, इसको उर्दू में देवदार का दरख्त भी कहते हैं, टेक्सस बकेटा, ये नाम शायद आपने सुने हों। इसमें ग्राउंड के ऊपर मॉसेस होती हैं और लाइकन होती हैं। लाइकन जो है वो किन दो का कॉम्बिनेशन होता है? एल्गी एंड फंजाई। जी एल्गी एंड फंजाई सर। जी, यहाँ पे दरअसल कहते हैं रोजेस ज़्यादा ग्रो करती हैं, इसी वजह से शायद आपको पता हो कि एक काले रंग का रोज़ होता है जिसको सियाचिन कहते हैं। बहुत मशहूर नाम है सियाचिन ग्लेशियर, नाम सुना है आपने? यस सर, यस सर। तो दरअसल इसका नाम सिया का मतलब होता है काला, और चन का मतलब होता है गुलाब, काला गुलाब। अच्छा।
यहाँ पर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं सिर्फ उनके नाम हैं, जैसे शीप है, डियर है, वाइल्ड गोट है। शीप तो आपको पता ही होगा, भेड़ों को कहते हैं। Yes, sir. डियर हिरन, वाइल्ड गोट यानी जंगली बकरियाँ, स्क्विरल यानी गुलहरियाँ, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं। जो प्रेडेटर्स यानी शिकारी हैं उसमें लिंक्स है। लिंक्स लिंक्स एक बिल्ली होती है जिसके कान पे बड़े बड़े बाल होते हैं, उसको लिंक्स कहते हैं। और डीकम्पोजर्स जो हैं इसके अंदर वो हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे यानी बैक्टीरिया और फंजाई, जिनके यहाँ पे नामों की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत हो गए नाम। जो है नेक्स्ट वो है टुंड्रा। और यहाँ पे टुंड्रा जो होता है ट्रीलेस हाई एल्टीट्यूड्स को कहते हैं। ट्रीलेस ये एक फिनिश वर्ड है। एक बच्चे ने बताया कि फिनिश का मतलब ख़त्म हो जाना, कंप्लीट हो जाना। क्या ये बात उसने सही बताई? एक मुल्क है इसका नाम है फिनलैंड। दरअसल फिनलैंड में जो पौधे होते हैं वो सॉरी फिनिश वर्ड है ट्रीलेस हाई एल्टीट्यूड के लिए, जिनको चटियल पहाड़ियाँ कहते हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? चटियल पहाड़ियाँ, जहाँ पे दरख्त वगैरह नहीं होते। तो जैसे कहते हैं इनको हमने दो में डिवाइड किया है। इसमें दरअसल कुछ रीजन जो होते हैं वो टाइगा भी होते हैं। टाइगा क्या होते हैं? सब कॉनिफरस फॉरेस्ट यूरेशिया के। यूरोप और एशिया को मिला दिया जाए तो यूरेशिया बन जाता है। जैसे एक मुल्क है हमारे यहाँ टर्की, इसका कुछ हिस्सा यूरोप में और कुछ हिस्सा एशिया में है। ये बात आपको पता है? Yes, sir. दरअसल टाइगर जो होते हैं वो सब आर्कटिक होते हैं। सब आर्कटिक का मतलब होता है आर्कटिक जो है वो तो पोल पर होते हैं। तो पोल से इसके जो नीचे के इलाके होते हैं इसको टाइगर कहते हैं। और यहाँ पे आइस कैप होते हैं। आइस कैप का मतलब होता है पहाड़ियाँ जो होती है ना उसके ऊपर पूरी बर्फ ही जमी रहती है हर वक्त। यहाँ पे है कि दो टाइप के हैं। एक एक आर्कटिक टुंड्रा जो दरअसल आर्कटिक रीजन में होता है, आर्कटिक हेमिस्फीयर यानी ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसे कहते हैं। और एल्पाइन टुंड्रा वो होता है जिसमें एल्पाइंस होते हैं। एल्पाइंस क्या होते हैं? एल्पाइन दरख्तों का नाम है, शायद आपने सुना हो। वो सॉरी पहाड़ी सिलसिले का नाम है एल्पाइन, जो हाँ दरअसल सर। अमेरिका से नॉर्थ यूरोप तक होता हुआ साइबेरिया तक चले जाते हैं। काफ़ी लंबा पहाड़ी सिलसिला है। लेकिन जो सबसे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले हैं वो कराकोरम वगैरह की हैं, पाकिस्तान में हैं। लेकिन एक लंबे हैं, लंबे यानी काफ़ी मुल्कों में फैला हुआ है पहाड़ी सिलसिला, उसको हम एल्पाइन कहते हैं। तो इस वजह से इनको अल्पाइन टुंड्रा कहते हैं। इस तरीके से जैसे पाकिस्तानी इलाके हुंजा, चित्राल भी इसमें शामिल हैं। अब देखिए इसमें एबाटिक पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आमतौर पे टेम्परेचर -57 होता है। जिस जगह से मैं अभी ये बात कर रहा हूँ यहाँ का टेम्परेचर क्रिसमस के करीब यही हो जाएगा। और यहाँ पे जो होता है आम तौर पे ये बाज़-औक़ात ही 10 से एक्सीड करता है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो भी दरअसल एमसीक्यू के लिए 160 किलोमीटर पर आवर है। कम है या ज़्यादा है? अब तो दरअसल किसी ने पढ़ा हो कि भाई क्या-क्या रफ्तारें होती हैं पर पे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखें ये नाम लिखे हुए हैं प्लांट्स के, और ये हो सकता है आपने कभी नहीं एक्वानाइट का हाँ नाम, जेरेनियम का नाम शायद ही कभी सुने हों आपने ये नाम। यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसमें हेयर्स हैं, हेयर रैबिट होते हैं। अमेरिकन रैबिट को हेयर कहते हैं। लिमिंग होता है, लिमिंग। ये भी दरअसल इस टाइप के ही जानवर हैं। रेन डियर होता है, रेन डियर का नाम सुना हो। ऑक्स है, ऑक्सन किसे कहते हैं? आर्कटिक फॉक्सेस हैं, जो आर्कटिक रीजन में फॉक्स रहती हैं यानी लोमड़ियाँ। स्नोई आउल है, फॉक्सेस हैं, वीजल्स हैं। ये वीजल्स क्या होते हैं? पता नहीं सर। ये नहीं पता। क्या होती है सर?
वीजल्स आपको दिखा देते हैं। ये कभी आपने देखा है ये जानवर? स्क्रीन शेयर तो हो रही है या नहीं? नहीं आ रही ये सर। गुलेरी से मिलता जुलता है एक मैमल, बड़ा शार्प टाइप का होता है। नजर आ रही है ये तस्वीर? नहीं आ रही सर। स्क्रीन तो शेयर हो रही है। आगे अगर हम चलें तो फिर क्या होगा? आगे ये होगा कि हम आगे का पढ़ लेंगे, यही होगा। सर ये तो आपका बनाया हुआ सिर्फ सर्कल आ रहा है। वो नहीं आ रहा, फिर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? चलिए खैर, वो आप खुद सर्च करके देख लीजिएगा विजल्स क्या होते हैं। चलो ठीक है सर। तो हम आ जाते हैं वापस नोट्स पर। ये सर्कल तो पहले से बना हुआ था, ये तो मिटा ही नहीं है। पता नहीं सर, ये मेरे पास नेट कम आ रहा है, शायद ये बाद में आया। अच्छा, तो फिर हम और आगे चलते हैं। और आगे चलने से क्या होगा, और ज़्यादा चीज़ें पता चल जाएंगी। ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड वो होते हैं जहाँ पे क्या चीज़ें ग्रासेस ज़्यादा होती हैं। इसके बारे में कुछ बातें जो एमसीक्यू में आती हैं कि 19% ऑफ द अर्थ सरफेस है ये अगर आप देखें 10 ईयर्स तो ये 2 दफ़ा पूछा गया है कि विच फॉरेस्ट इज़ 19% ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस का 19% कौन सा है, यानी 20%। एक दफ़ा इसे 20% तो 19-20 तो करीब करीब ही होते हैं। यहाँ पे बारिशें जो होती है 30 से 75 सेंटीमीटर पर ईयर होती हैं। और यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उसमें ज़्यादा नाम तो उन्होंने लिखे ही नहीं हैं। अलबत्ता ये हैं, देखिए एनिमल्स में बफलोज हैं, रैबिट हैं, माउस है, शीप है, काऊ है। इस तरीके से फॉक्सेस हैं, जैकल हैं। ये जैकल क्या होते हैं? जैकल। लेपर्ड हैं। लेपर्ड क्या होते हैं? ऐसे टाइगर होते हैं जिसपे स्पॉट्स होते हैं, उनको लेपर्ड कहते हैं। जैकल किसे कहते हैं? जैकल पता नहीं। ये तो मेरा ख्याल है शायद जैकल की स्टोरी पता नहीं मैट्रिक में है या किस में है, कि वो किसान होता है, उसकी बीवी होती है, वो जैकल्स जो है ना वो ऑक्स लेने के लिए आ जाते हैं उनसे। नहीं नहीं सर, हमने नहीं सुनी ऐसी कोई स्टोरी। इंग्लिश तो मेरा ख्याल चेंज नहीं हुई है, उर्दू में तो शायद चेंज आया है, लेकिन इंग्लिश में शायद चेंज नहीं आया। इसके बाद सवाना है। सवाना के बारे में जो है वो एक बात जो है वो पूछी जाती है, दो बातें हैं जो पूछी जाती हैं अक्सर। एक तो दरअसल यहाँ का रेन, कि भाई यहाँ से 120 cm पर ईयर बारिश होती है। यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर वो 18 रहता है। दूसरी वजह से है कि दुनिया में जो है वो एक ग्रास है, इसको एलिफेंट ग्रास कहते हैं, और ये 15 फीट की होती है। जैसे जो इंसान होता है 5 फुट का, वो इसका मतलब है 5 फुट का जो इंसान होता है, अगर 3 इंसान मिला दिए जाए कि एक आदमी हो, उसके दूसरे कंधे पे, इसके ऊपर तीसरा, तो यहाँ पे इतनी लंबी घास होती है। इसको एलिफेंट ग्रास क्यों कहते हैं? क्योंकि एलिफेंट भी बड़े जानवर हैं। कुछ बच्चों ने कहा हो सकता है ये एलिफेंट खाते हुए, नहीं, ये टॉल बहुत ज़्यादा होती हैं। ये ग्रास हैं। आपको पता है ग्रास यानी घास तो आमतौर पर इतनी नीची नीची सी होती है, बस इतनी 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 सी। तो ये ग्रास इतनी लंबी दरख्तों के साइज की ग्रास होती है ये, इसलिए इसे कहते हैं बड़ी ग्रास या एलिफेंट ग्रास। और यहाँ पे जो है 2 प्लांट्स हैं मशहूर हैं, और वो हैं फायर रेजिस्टेंट प्लांट। देखिए लिखा हुआ है फायर रेजिस्टेंट प्लांट। ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है कि फायर प्रूफ और फायर रेजिस्टेंट में कोई फ़र्क है या नहीं। जैसे घड़ी होती है उस पर लिखा होता है फायर रेजिस्टेंट, ये घड़ी होती है इस पर लिखा होता है फायर प्रूफ, ओ सॉरी, वाटर रेजिस्टेंट और वाटर प्रूफ। घड़ियों के नाम सुने आपने? वाटर रेजिस्टेंट। वाटर रेजिस्टेंट का मतलब जो हमारा पसीना होता है बस वो इतना थोड़ा बहुत उसको रोक सकती है, और वाटर प्रूफ होते हैं, इसको हम पानी में भी डाल दें तो घड़ी ख़राब नहीं होती। ठीक है या नहीं? तो दरअसल कहते हैं कि ये फायर रेजिस्टेंट प्लांट हैं, यानी कुछ हद तक ये रेजिस्ट कर सकते हैं अगर आग लग जाए दरख्तों में।
लेकिन बहुत ज़ाहिर बात है, अगर आग लगेगी तो फिर ये जल भी जाएंगे। तो दरअसल कहते हैं एक का नाम है एफ्जेली अफ्रीकाना और उसका दूसरे का नाम है डेनियली ओलिवरी। डेनियल नाम है, आपने डेनियल सेल फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये वही डेनियल है। उसका पूरा नाम डेनियल ओलिवर था, तो प्लांट का नाम कर दिया डेनियली ओलिवरी। इसी तरीके से अफजाल कादरी एक बॉटनिस्ट हैं, कराची यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे। उनके नाम, उन्होंने ये दरख्त दरियाफ्त किया था, उनके नाम से उसको एफ्जेलिया अफ्रीकाना कहते हैं। अफ्रीकाना इसलिए कहते हैं कि अफ्रीका में होता है। सही है, दरियाफ्त सही। किया अफजाल साहब ने। एफ्जेलिया शायद आपको पता है, जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं उसको लेटनाइज किया जाता है। लेटनाइज का मतलब होता है कि हम वो इंग्लिश में नहीं लिखते, लैटिन में लिखते हैं। अब लैटिन में क्यों लिखते हैं? जैसे कि शायद आपको होता है लैटिन पुरानी ज़बान है, पुरानी, नई नहीं है, पुरानी, काफ़ी अरसे से ये ज़बान चली आ रही है। तो इस वजह से ओल्ड लैंग्वेजेस में अरबी है, हिब्रू है और लैटिन है, ये सारी। इस वजह से लैटिनाइज, पहले जो सारे तरक्की थी वो होती लैटिन ही थी, पढ़ते भी लोग लैटिन ग्रीक थे, इसलिए बायोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी जो हैं वो लैटिन और ग्रीक की हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं, और वो एनिमल के नाम हैं लोकस, स्कूटिडी भी कहते हैं, ग्रास हॉपर, फ्लाइज यानी मक्खियाँ, टर्माइट्स यानी दीमक, एंट्स यानी चूंटियाँ, और यहाँ पे ज़ीब्रा तो आपने देखा ही होगा, एंटीलोप जिसको बारहसिंगा कहते हैं, जिराफ भी आपने हो सकता है देखा ही हो, एलिफेंट हैं, राइनासोर्स हैं, राइनासीरोस क्या होते हैं, जिनको हम कहते हैं गैंडा, जिसके गेंडा। सर पर, जिसकी नाक पर नाक पर। हॉर्न होता है। सीरोज हॉर्न को कहते हैं, राइनो नाक को कहते हैं। इसी वजह से वायरस का एक ग्रुप है जो नाक पे या नाक की डिजीज जैसे कोल्ड वगैरह वो ज़्यादा कॉज करते हैं, उनको राइनो बैक्टीरिया कहते हैं, राइनो वायरसेस कहते हैं। इस तरीके से बर्ड्स हैं, वीवर है, एक जानवर होता है जो अपना घोंसला उल्टा बनाता है, उसको वीवर कहते हैं। उसको उर्दू में बिया कहते हैं, बिया, जैसे उर्दू में कहते हैं शादी बिया, शादी बिया, इसलिए बिया लिखते वक्त आगे हे लगाते हैं। अगर हे ना लगाएं तो एक जानवर, परिंदे का नाम बन जाएगा। आमतौर पे आपने देखा होगा कि परिंदे जो होते हैं ना, उनके ऐसे नेस्ट होते हैं जो ऊपर से खुले होते हैं, ऐसे। और ऐसा परिंदा ऐसा है जिसका उल्टा घोंसला होता है, ऐसे यूं लंबे लंबे लटके हुए होते हैं, ऐसे यहाँ से खुला होता है, ऊपर से बंद। और वो एनिमल जो ये बनाता है उसका नाम है बिया, इंग्लिश में कहते हैं वीवर। क्या नाम है परिंदे का? वीवर। वीवर। ओके। और यहाँ पे वीवर। ऑस्ट्रिच हैं, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, लॉइन यानी शेर, लेपर्ड यानी तेंदुआ, इसको तेंदुआ कहते हैं, और वल्चर जिसको हम गिद्ध कहते हैं, गिद्ध, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ये सारा कुछ तो नहीं पूछा जाता, लेकिन एलिफेंट ग्रास के बारे में पूछा जाता है कि इसको एलिफेंट ग्रास क्यों कहते हैं और कहाँ पर होती है, और ये फायर रेजिस्टेंट प्लांट कौन से हैं, इनके नाम क्या हैं। ठीक या नहीं? ये दो नाम मुश्किल है या नहीं, क्या नहीं है? आसान है। एल्जैली अफ्रीकाना और डेनियली ओलिवरी, ये हैं वो दो सही। नाम। इतने मुश्किल है सर, याद ही हो जाएंगे। और देखें यहाँ पे हम पॉन्ड इकोसिस्टम पहले पढ़ चुके हैं, वो आपको शायद याद हो। इस तरह से चैप्टर 12 का इख्तिताम हुआ। खत्म। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सब क्या है, बस इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के नाम है, आते आमतौर पे डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको याद कर लेनी चाहिए कम से कम। सही। ये देखें एक सर पिरामिड एमसीक्यूज बनाया के हुआ है बहुत जिसमें सिंपल है। देखें बड़े और छोटे दरख्त दिखाए गए हैं, कि नीचे, सबसे नीचे जो हैं वो सबसे लंबे दरख्त होते हैं, और जैसे यस जैसे सर। ऊपर जाते रहें, जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों में ऐसे ऊपर जाते रहें, आलू का कबाब वैसे बचे दरख्तों हैं? के साइज छोटे होते रहते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि ऊपर एयर प्रेशर एक तो कम होता है, वो फिर खाती प्लस कब है? ये कि एयर बाज़ औक़ात होती भी नहीं है। अभी नहीं।
सारे तो फाड़ ही दिए। मारूक से बोले ब्लैक वाले दे दे इनको। मारूक बच्चे खुद तो माइक नहीं बंद कर सकते, इसलिए मुझे ही करना पड़ेंगे। ठीक है या नहीं? देखिए टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट है। ओ, इसमें एक वर्ड रह गया जो एग्जाम में पूछा जाता है, और वो है कि व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ग्रासलैंड्स को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, और ये सर कहाँ पूछते लिखा हैं, हुआ है? ये पूछते हैं क्यों। Why grasslands are known as bread basket of the world। देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है ब्रेड बास्केट। ब्रेड तो डबल रोटी को कहते हैं, बास्केट टोकरी को कहते हैं कि दुनिया की डबल रोटी की टोकरियां। असल में ग्रासेस जो हैं वो उससे हम डबल रोटी बनाते हैं, जैसे जिसमें राइस आता है, वीट आता है, बार्ले आता है जिसे हम जौ कहते हैं, वो सारे के सारे ग्रासेस ही होते हैं। इससे जो हैं वो हम ब्रेड के लिए या रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से ये ग्रासेस हैं, इस वजह से ग्रासलैंड में उगती हैं, इसीलिए हम कहते हैं ग्रासलैंड को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। आपको ब्रेड बास्केट का समझ आ गया क्यों कहते हैं? यस सर। यस सर। क्यों कहते हैं? सर वैसे बुक में कहाँ लिखा हुआ है ये ये पेज वर्ड? 267 पर है। 267। ये देखिए मैं बुक ही का तो ये पेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 267 पेज है, और इस पे सर ये वो मिल बोल्ड के लिखा हुआ। यस सर, मिल गया मिल गया। उससे ऊपर ही है प्रोड्यूसर्स में। तो जी अगर सर, आप मिल 10 गया। ईयर्स पेपर देखें तो 10 ईयर्स में से 4 ईयर्स, 10 में से 4 दफ़ा ये पूछा गया है कि व्हाट इज ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। कभी ये मतलब मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। कभी ये पूछते हैं कि विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड आर ब्रेड नोन एज ब्रेड बास्केट, और विच टेरेस्ट्रियल बायोम इज नोन एज द ब्रेड बास्केट। ये है सब ग्रासलैंड। ग्रासलैंड। और फायर रेजिस्टेंट प्लांट जो होते हैं नहीं बड़े मशहूर हैं, ये पूछते हैं कि भाई व्हाट विच इज द फायर रेजिस्टेंट प्लांट। सही है। यस सर। मलिक मुनीब को जो है अपना कैमरा बंद रखना चाहिए, इसलिए कि लोग सोते हुए नजर आ जाते हैं। राइट या नहीं? यस सर, ये वाला टॉपिक रह गया शायद, मैन्स रोल इन इकोसिस्टम। डेजर्ट आ गया, इसके बाद कौन सी पेज की बात की जा रही है? सर ये 272। 271 आ गया। फिर देखिए ये जो ये है पेज 270 है, एक वर्ड और भी रह गया है इसमें। देखिए आर्कटिक टुंड्रा और एल्पाइन टुंड्रा, इसके बारे में पूछा जाता है, और ये है पेज नंबर 271। इसमें एक वर्ड है परमाफ्रॉस्ट। शायद आपको ये वर्ड नजर आ रहा हो, ये वर्ड है यस सर। परमाफ्रॉस्ट, है या नहीं? यस सर, मिल गया। तो दरअसल कहते हैं कि जो टुंड्रा के इलाके होते हैं वो ऊंचे होते हैं, वहाँ पे ठंडक इतनी होती है कि सॉइल तक जम जाती है, सॉइल, और उस जमी हुई को फ्रोजन सॉइल को कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट कैसी उसे हैं, जैसे आपको पता है फ्रिज में भी जब फ्रीज हो जाता है तो उसी को हम फ्रॉस्ट भी कहते हैं, फ्रॉस्टिंग, फ्रीजिंग या फ्रॉस्टिंग। इसलिए परमाफ्रॉस्ट ये फ्रोजन सॉइल है। ये भी अक्सर एमसीक्यू में आता रहता है कि व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट। सही। ठीक है या नहीं? टुंड्रा की फ्रोजन सॉइल, जमी हुई जमी हुई मिट्टी। मेन का रोल। अच्छा ये है कि मेन का रोल क्या है इकोसिस्टम में। तो कभी आपने फूड चेन पढ़ा है? कौन सी चेन? फूड चेन। जैसे कहते हैं कि ग्रास हो उसे गोट खा लेता है, घास को गोट खा लेती है, गोट को लोइंग खा लेता है।
वैसे लॉइन के अलावा इस गोट को इंसान भी खा सकता है, ह्यूमन। तो ये दरअसल कहते हैं फीडिंग लेवल, और फीडिंग लेवल को ही हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। यानी फूड चेन, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा लेता है, दूसरा तीसरे को खा लेता है, तीसरा चौथा को खा लेता है। ये हर लेवल जो होता है ये कहलाता है ट्रॉफिक लेवल। कौन सा लेवल? ट्रॉफिक लेवल। तो दरअसल कहते हैं कि इंसान को जो है वो अपने इस जहाँ पर वो रहता है इस प्लैनेट को, उसको संभालना है। और इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो पोल्यूशन से हो रहा है, पोल्यूशन। ठीक है या नहीं? और पोल्यूशन कैसे हो रही है? सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन की वजह पेस्टिसाइड्स का स्प्रे है। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? वो केमिकल जो कि पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनकी वजह से, जैसे दरअसल कहते हैं डीडीटी के मुतालिक लिखा हुआ है, डीडीटी। डीडीटी से बनता है डाइक्लोरो डाइमिथाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। डाइक्लोरो डाइमिथाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। ठीक है, डाई मिथाइल होता है, डाई फिनाइल होता है। डाई मिथाइल होता है। मिथाइल होता है, अच्छा। फिनाइल। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और दरअसल कहते हैं ये बड़ा पॉइजनस होता है, इतना ज़्यादा पॉइजनस होता है कि दरअसल कहते हैं कि एक शख्स है, उसका फैट का टेस्ट किया गया तो पता चला उसके फैट में डीडीटी है। तो जिससे डीडीटी निकली उससे पूछा, क्या तुमने कभी खुदकुशी करने की कोशिश की थी? उसने कहा नहीं, क्यों? मैं क्यों कोशिश करूंगा खुदकुशी करने की? उसने कहा कि अगर तुमने कभी तुम्हें ख्याल आया हो कि तुमने मर जाने के लिए तुमने कभी डीडीटी पी हो। उसने कहा ये मैं डीडीटी क्यों पीऊँगा? तो मरने के लिए। उसने कहा भाई मुझे क्यों मरने की ज़रूरत है? उन्होंने कहा कि ये मुझे तो यही नहीं पता कि डीडीटी होती क्या है। उन्होंने कहा ये जो आप दवाइयाँ वगैरह छिड़कते हैं पौधों पे, इसमें से एक डीडीटी होती है। कहने मैंने तो कभी देखी ही नहीं है। तो साइंटिस्ट को कहा गया, ये टास्क दिया गया कि जाके देखो भाई, ये तो कह रहा है कि इसने तो कभी देखी नहीं है, इसको शायद पता ना हो कि वो कौन सी है, जाके देखें और देखें। तो उन्होंने वाकई चेक किया, उसके पास तो कोई डीडीटी थी ही नहीं। साइंटिस्ट ने कहा कि भाई इसने डीडीटी कभी देखी नहीं है, ये नहीं है, इसकी बॉडी में आ कहाँ से गई? तो साइंटिस्ट ने सोचा चलिए थोड़ा सा हम अपना जो है स्पैन थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और बढ़ाकर उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि बराबर वाले गाँव को देखते हैं। तो वहाँ पर देखा गया कि वो लोग डीडीटी इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि भई तुम उस गाँव कभी गए थे? तो कहा नहीं, मैं तो कभी कोई नहीं गया। कहने लगे उस गाँव से कोई आया था तुम्हारे पास? कहा मेरे तो ख़ैर उस गाँव से भी कोई नहीं आया, इसलिए कि हम तो नहीं आते जाते दूसरे गाँव में। मैंने कहा भाई डीडीटी फिर इस तक कैसे पहुँची? तो फिर उन्होंने रिसर्च का दायरा बढ़ाया, उससे ये पता चला कि वो लोग जो हैं जो स्प्रे करते हैं, स्प्रे किसमें? अपने पौधों पर। तो वहाँ से पानी की नहर जा रही होती है, और उस पानी के ऊपर डीडीटी गिरती है, और वो पानी इनके गाँव में आता है, और इनकी बत्तखें, इनकी मुर्गियाँ वो पानी पीती हैं, और ये बत्तखों और मुर्गियों को खाते हैं। इस तरह से इनडायरेक्टली उन तक पहुँच जाता है। ये बाकायदा एक चेन होती है जिसको कहते हैं फूड चेन। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो होती है वो दरअसल एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक कैसे पहुँचती है? इसी तरीके से। सही या नहीं? तो दरअसल कहते हैं पोल्यूशन कम करने का एक तरीका है, वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल? बायोलॉजिकल कंट्रोल। वो क्या होता है? कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से किल कर दिया जाए तो इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। क्या ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजिकल कंट्रोल का? यस सर, लिखा है बायोलॉजिकल कंट्रोल। स्ट्रेन्स के नीचे। जैसे ये फर्स्ट ईयर में लिखा हुआ है, देखिए ये फर्स्ट ईयर का है, पर हम सेकेंड ईयर में रहे हैं, लेकिन ये है फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में ये लिखा हुआ था कि अगर पौंड जो है अगर तालाब में पाल ली जाए तो मलेरिया ख़त्म हो जाएगा। मलेरिया को ख़त्म करने के लिए मच्छर को ख़त्म करना है, और मच्छर को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ या केमिकल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दरअसल हम केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो उससे पोल्यूशन होगा। हम चाहते हैं कि मच्छर भी मर जाएँ लेकिन पोल्यूशन भी ना हो। तो दरअसल कहते हैं कि हम उसके प्रेडेटर को इस्तेमाल करते हैं। उसके प्रेडेटर जैसे ड्रैगन फ्लाई हैं, या दूसरे जो लिज़र्ड्स हैं, कि लिज़र्ड को हम इस्तेमाल करते हैं कि लिज़र्ड क्या करती हैं? मच्छरों को खा जाती हैं। या हम पॉन्ड में मछली को पालते हैं, तो पॉन्ड में जो होते हैं इनके लार्वे और अंडे होते हैं, मछलियाँ इनके अंडे और लार्वों को खा लेती हैं। जब ये उनको खा लेती हैं तो फिर इससे क्या होता है? मलेरिया नहीं होता। इससे ये स्प्रेड नहीं तरीका होता। है कि किसी केमिकल को यूज़ कर किए बगैर
कि अगर केमिकल यूज करते हैं जैसे पेस्टिसाइड्स होती हैं तो उससे केमिकल पोल्यूशन होता है, और हम ये चाहते हैं कि पोल्यूशन भी ना हो और दवा वो भी ख़त्म हो जाए, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। आम तौर पे किसी एनिमल के प्रीडेटर को यूज़ किया जाता है। प्रीडेटर का मतलब होता है उसके शिकारी को। सर सही है या नहीं? शिकारी जो उसके शिकार करते हैं, खा लेते हैं शिकार करके। जैसे सर लोकस्ट है, लोकस्ट लोकस्ट जो होते हैं ना वो टिड्डी दल को कहते हैं जो फसलों को तबाह कर देते हैं। तो उन्हें मारने का तरीका ये है कि लोकस्ट के ऊपर स्प्रे किया जाए जो कहते हैं इंसेक्टिसाइड का स्प्रे। साइड का मतलब किल करना होता है। सुसाइड वर्ड आपने सुना होगा। सू यानी सेल्फ, और साइड यानी किल करना, अपने आप को खुद को किल कर देना। और ये तरीका ये भी होता है कि ये जो है इंसेक्टिसाइड्स का मतलब होता है इंसेक्ट को किल करना। इन सारों से पोल्यूशन होता है और हम ये चाहते हैं कि पोल्यूशन ना हो, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इस सर तरह से उसे ख़त्म करने का एक तरीका है, केमिलियन को पालते हैं। केमिलियन क्या होते हैं? केमिलियन वही होते हैं जिसको हम कहते हैं गिरगिट। गिरगिट। गिरगिट लोकस को खा लेते हैं। जब लोकस को खा लेते हैं फसल तबाही नहीं होती। ये है बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो दरअसल कहते हैं कि अगर हम पोल्यूशन से बचना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका बायोलॉजिकल कंट्रोल है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। इस तरीके से एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बन जाती है और इस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम फूड चेन कहते हैं। और इसकी इस सारी स्टडी को बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। और ये बायो एनर्जेटिक्स का टॉपिक फर्स्ट ईयर में चैप्टर 11 में था। ये जो सारी चीज़ें लिखी है ना, ये चैप्टर 11 में लिखी हुई थी फर्स्ट ईयर के। सही या नहीं? तो दरअसल जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है? पेज नंबर है 274। तो पेज पे तो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए स्कैन कर लिया है। पहला है इसमें, द प्रोड्यूसर ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम आर बैक्टीरिया, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन और फंजाई। आंसर क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन है, वो हैं। सेकेंड है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सी वाटर इज जनरली, आमतौर पे 3.5। 3.5 होती है, यानी ए करेक्ट है। द मैक्सिमम टेम्परेचर इन टुंड्रा डू नॉट एक्सीड, ये कभी भी 10 से आगे नहीं जाता। 10। और नेक्स्ट है क्या? नंबर 4, द कूल डेजर्ट इज इन चाइना एंड अमेरिका। चाइना एंड अमेरिका। तो दरअसल कहते हैं कि अमेरिका में जो कोल्ड डेजर्ट हैं, डेजर्ट क्या हमने डेजर्ट नहीं पढ़ा? ओह, डेजर्ट के मुतालिक थोड़ा सा हमने पढ़ा था, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है 57 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन दुनिया में ठंडे डेजर्ट भी हैं जिनको हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। वो दरअसल चाइना में जो है उसका नाम है गोबी। जैसे एक फल हो, फ्रूट सॉरी सब्जी भी होती है, उसका नाम होता है गोबी। इस तरीके से दो गोबी चाइना में सहरा का नाम भी है। और दरअसल कहते हैं कि अमेरिका में जो एक सहरा है उसका नाम है एडहाओ। एडहाओ, ये दोनों हैं कोल्ड डेजर्ट। ये भी अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है। द ग्रासलैंड बायोम रेनफॉल यूजुअली बिटवीन, ग्रासलैंड में जो है कितनी होती है बारिश? ये है बिलो 24 सेंटीमीटर। कितनी? 25 से लेकर 75 तक होती है। डेजर्ट का टेम्परेचर जो होता है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। 50 डिग्री, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इस चिरे कौन सी प्लेसेस को कहते हैं? ये भी फर्स्ट ईयर में है लेकिन आपको याद नहीं होगा। सी, रिवर मीट सी है शायद। जी, रिवर मीट सी, वो जगह जहाँ पे दरिया समंदर से मिलते हैं और उनको हम सर इससे पहले एस्चुरीज वाले कहते का हैं, क्या इसको हम जवाब है? डेल्टा भी कहते हैं। जी, इससे पहले वाले का क्या आंसर है? इन डेजर्ट 25 टू टेम्परेचर। 75। नहीं सर, ये वाला इन डेजर्ट टेम्परेचर में रीच अप टू 50 50। 50 50।
ऑक्सीजन Okay, sir. कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ रिवर, पानी में ऑक्सीजन कितनी होती है, ये देखें, ये भी फर्स्ट ईयर में है कि फिश जो है, फिश की रेस्पिरेशन बताई गई है, वहां पर भी ये बात बताई गई है कि कितना ऑक्सीजन पानी में होता है। किसी को पता है? 1%, 21% sir? होता है एयर में और पानी में होता है 5%। Which of the biome has been increased area by human activities? कौन सा जो है बायोम या टेरेस्ट्रियल बायोम बढ़ता जा रहा है इंसानी एक्टिविटीज के साथ साथ? तो उसका नाम है ग्रास, डेजर्ट। डेजर्ट, डेजर्ट। Desert. डेजर्ट यानी सहरा बढ़ रहे हैं। सहरा का मतलब होता है, आपको पता है सहरिया में जो है कोई पौधे वौधे नहीं उगते। तो ये Yes. वजह क्या है? अच्छा, आमतौर पे हम घर वगैरह या बिल्डिंगें या इस तरीके से फैक्ट्रीज वगैरह बना रहे हैं। In which type of the ecosystem the smallest fraction of the nutrient present in the soil? इसमें दरअसल न्यूट्रिएंट सबसे कम होते हैं सॉइल में। न्यूट्रिएंट सब डेजर्ट। भी Tundra में? डेजर्ट ही है। Okay. डेजर्ट में Tundra बहुत में भी. कम होते हैं, इस वजह से पौधे वहाँ पे उगते नहीं हैं। ये कभी रीजन में पूछा जाता था कि भाई वहाँ पे पौधे क्यों नहीं उगते। इस बच्चे ने बताया कि भाई वो सैंडी एरियाज होते हैं, इस वजह से नहीं होता। तो जो ये इकोसिस्टम से इनका जो तारुफ है ये है, बाकी सारा कुछ जो है रिड्यूस कोर्स में नहीं है अगर आप देखें तो। ये चैप्टर जो हमने पढ़ा था, चैप्टर 12 था, इसमें लाइफ मेरीन इकोसिस्टम यानी समंदर का, वो दरअसल एबाइसल और बेथाइल, यूफोटिक, एफोटिक, ओशनिक, नेरेटिक, ये जो हैं ये हैं इसमें। और क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, यानी 6 जो टेरेस्ट्रियल, सॉरी 5 इकोसिस्टम हैं वो, यानी टुंड्रा और ग्रासलैंड और फॉरेस्ट और डेजर्ट, ये बाकी जो हैं सर, जैसे इकोसिस्टम जो लास्ट में वो जो टॉपिक थे वो नहीं है जी। सर आपको कल के टेस्ट के हवाले से पता चल गया है? क्या? सर वो हमने सर जफर से मतलब बात करी थी ना, उनको इन्फॉर्म किया था आज के टेस्ट का, तो वो कह रहे थे कि आप लोग जो है वो सैटरडे को आ जाइएगा, क्योंकि सैटरडे को इंग्लिश की क्लास भी होगी, तो अब डबल डबल आने के बजाय एक ही दिन आ जाएगा। मतलब इंग्लिश की क्लास हमारी 6:30 पे ऑफ होगी, तो हम मतलब वहीं टेस्ट दे के फिर जो है वो आ जाए, तो ठीक अब वो है, सैटरडे कर दिया है। ठीक है, जैसे आप लोगों को कन्वीनियंट हो। ठीक है सर। सही। माही टाइमिंग्स क्या होंगी? टाइमिंग्स वही है, 6:30 पे ही ऑफ होती है क्लास, तो सर जफर भी ये कह रहे थे कि आप जब क्लास ऑफ होगी तो अपना 40-45 जितने भी मिनट्स का टेस्ट है आप उसी दिन दे के फिर चले जाएगा एक ही बार। Okay. 40 मिनट का है, लेकिन आप कहते हैं 40 मिनट का टेस्ट जी, बच्चे 40 40 मिनट मिनट्स। में नहीं देते, ज़्यादा ही टाइम लगाते हैं। यस सर। तो फिर इसके बाद जो है, फिर सर हम अब कोशिश नेक्स्ट करेंगे चैप्टर वो कौन सा बताएं। पढ़ेंगे? वो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है 13, और 13 में भी सिर्फ 2 टॉपिक हैं रिड्यूस कोर्स के मुताबिक। और वो 2 टॉपिक कौन से हैं? एक तो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, और दूसरा जो उन्होंने इसको समेट दिया है वो है पोल्यूशन, एयर का पोल्यूशन, वाटर का पोल्यूशन, लैंड का पोल्यूशन, वाइल्ड लाइफ और फूड, ये हैं टॉपिक बस। इसके अंदर जो है पोल्यूशन, 3 टाइप की पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। इसमें जो सबसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो एयर पोल्यूशन है, बाकी दोनों पोल्यूशन छोटे छोटे से हैं। सही है या नहीं? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक रिन्यू का मतलब होता है जो दोबारा से रीफॉर्म हो जाते हैं, उनको हम रिन्यूएबल कहते हैं, और जो दोबारा से रीफॉर्म नहीं होते उनको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। ठीक या Yes. नहीं? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे। वो चैप्टर कौन सा होगा? पानी पिला दो। चैप्टर का नाम पानी पिला दो नहीं होगा। नहीं सर, मैं आपको नहीं Man in his environment.
ये जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है मैन इन और एन इन एनवायरनमेंट, यानी इंसान और उसका एनवायरनमेंट। अजीब सा चैप्टर लग रहा है। ये ऐसा है चैप्टर जैसे पाकिस्तान स्टडीज होती है, आपने पाकिस्तान को तो स्टडी किया ही होगा। यस सर। ऐसे ही लग रहा है। तो नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उन्होंने फिर वो कितने, मेरा ख्याल है 10 सेकंड रह गए हैं, तो इसको मैं दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक।